Divangi Pyar और जुनून Chapter 1 to 2. This is continued story of Divangi, also available on my second channel. Go and listen 1 to 60 chapters. कॉलेज खत्म होने के बाद स्नेहा फार्म हाउस के लिए निकल गई। रास्ते में उसे छाया ने कॉल करके पूजा के बारे में बताया और कहा कि आदित्य कुछ काम से शहर से बाहर गया है। स्नेहा रायजादा मेंशन के लिए निकल गई। वो मेंशन आई तो सब लोग उसे देखकर खुश हो गए। स्नेहा भी काफी खुश थी। स्नेहा कमरे में आकर एक गहरी सांस लेती है। थोड़ी देर बाद वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। वो एक नीली रंग की साड़ी पहनकर वापस आती है। फिर वो बालकनी की ओर चली जाती है। उसे वो पल याद आता है, आखिरी बार जब उसने इस बालकनी को, इस कमरे को देखा था। उसे याद आता है कैसे वो अपने आप में ही नहीं थी। तभी किसी की फोन के घंटी से उसकी तंद्रा टूटती है। वो सर घुमाकर देखती है। आदित्य स्विमिंग पूल के पास खड़ा था और वो ड्रिंक कर रहा था। वो स्नेहा के पीछे रखे एक 8 पीस को देख रहा था। अब आगे, उसने फोन में कहा, यस नंदिनी। आदित्य का फोन स्पीकर पे था। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, आदित्य आर यू फ्री। आदित्य ने फोन को स्पीकर से हटा दिया और कहा, यस वी कैन गो टू डिनर टुगेदर, आई एम कमिंग। स्नेहा ने आदित्य से नजरें फेर ली। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो आदित्य ने कहा, ये आई लव योर गिफ्ट, इनफैक्ट मैं अभी उसे ही देख रहा हूँ। इतना कहकर आदित्य स्नेहा की ओर बढ़ने लगा तो स्नेहा को लगा आदित्य उसके पास आ रहा है। उसके दिल के धड़कन तेज हो गई, पर आदित्य उसके पास से गुजरकर उसके पीछे रखे 8 पीस पर हाथ फेरने लगा और फोन में कहा, नहीं मेरे घर में किसी को ऐतराज नहीं, हमें लेकर मैं बहुत जल्द सारा जो रायता फैला है सब समेट दूंगा। आदित्य कॉल कट कर देता है और कमरे में जाकर रेडी होने लगते हैं। स्नेहा खाली आंखों से आदित्य को देख रही थी। थोड़ी देर में आदित्य रेडी होकर निकल जाता है। उसने स्नेहा को एक नजर देखा तक नहीं। स्नेहा बालकनी में ही धाम से बैठ जाती है। उसे अपना दिल टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसके आंखों में एक खालीपन था। उसकी आंखों की वो रौनक आज गायब था। थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाती है और सबके साथ डिनर करती है और बातें करती है। थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाती है और सबके साथ डिनर करती है और बातें करती है। वही दूसरी तरफ दिल्ली के ही एक अपार्टमेंट के 5th फ्लोर में एक घर में, जिसके बाहर नेम प्लेट था आलोक सारंग। इस अपार्टमेंट के एक बेडरूम से एक लड़की की करहाने की आवाज आ रही थी। वो लड़का और लड़की एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनके ऊपर सिर्फ एक चादर था। वो दोनों अपने प्यार में खोए थे। वो दोनों एक दूसरे में खो गए थे। तभी उस लड़के ने उस लड़की को किस करते हुए बोला, सानवी बस और कुछ दिन फिर हम दोनों एक हो जाएंगे और यहाँ से बहुत दूर यूके में रहेंगे, हमारे एक फैमिली होगी। उस लड़की ने भी उस लड़के को किस करते हुए कहा, हाँ आलोक एक बार, बस एक बार हम लोग रायजादा फैमिली को बर्बाद कर दे, हम दोनों हमारा एक छोटा आशियाना बनाएंगे। वो लड़का मुस्कुराकर उस लड़की को अपनी अगोस में भर लेता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे में खो गए। यस गाइज, ये दोनों सानवी मतलब सुदर्शनी और आलोक है। आलोक छिपने के लिए अपनी माँ का घर और उसके माँ का सरनेम इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए वो आदित्य से बच गया था। वही दूसरी तरफ इतने दिन बाद अर्शी और शिवी से मुलाकात के बाद स्नेहा खुश थी। वो कमरे में आई तो उसे फिर से अकेलेपन ने उसे घेर लिया। वो बिस्तर पर लेट गई और तकिए में मुंह छिपा लिया। करीब 2 घंटे बाद रात के 1 बजे आदित्य कमरे में आता है। उसके हाथ से खून बह रहा था। वो एक बार स्नेहा को देखता है और तकिया उठाकर बेड के दूसरी तरफ सोने चला जाता है। थोड़ी देर बाद स्नेहा उठती है। जब उसे महसूस हो जाता है आदित्य से गया है, वो उठती है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आदित्य के पास आती है। आदित्य का जख्मी हाथ से खून टपक रहा था जो फर्श पर गिर रहा था। स्नेहा धीरे धीरे उसका खून साफ करती है और हाथ में पट्टी करती है। इस दौरान उसके आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और आदित्य के हाथ में गिर रहे थे। स्नेहा ने आदित्य के हाथ को चूम लिया और रूंधे गले से कहा, मत कीजिए आदित्य, ऐसा मत कीजिए, आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, मार जाऊंगी मैं, प्लीज आदित्य मत जाइए, बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज आदित्य मत जाइए। स्नेहा फर्श पर बैठे ही आदित्य के हाथ पकड़ के सिसकते सिसकते सो गई। आदित्य के जिस हाथ पर स्नेहा की आंसू गिरे थे, आदित्य ने उस हाथ की मुट्ठी बना लिया। वो थोड़ा उठकर स्नेहा के सिर को चूम लिया और उसके आंसू से सना चेहरा देखा जो मुरझाया था। उसने टेढ़ा मुस्कुराकर कहा, आई एम सॉरी बीवी, बट तुम बहुत जिद्दी हो। अगली सुबह स्नेहा की नींद खुलती है तो वो अपने आप को वैसे ही बैठी पाती है। आदित्य बिस्तर से उठ गया था। स्नेहा
देखती है 8 बाज गए थे। वो जल्दी से तैयार होकर आती है। आज उसने एक रेड बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और रेड और गोल्डन ब्लाउज, गले में मंगलसूत्र और एक सोने का सुंदर सीताहार पहनी थी, कान में सोने के झुमके, हाथ में भरी हुई सोने की चूड़ियां, एक सोने का मांग टीका और पैर में हमेशा की तरह आदित्य के दिए पायल थे। उसने बालों की जोड़े में जूही के फूल लगाए थे, काजल से सनी आंखें, होठों पर लाल लिपस्टिक। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो आज नई दुल्हन लग रही थी। वो नीचे आती है तो ममताजी उसकी नजर उतरती है। फिर स्नेहा बाकी लोगों के साथ पूजा की तैयारियां करती है। थोड़ी देर में पंडित जी भी आ जाते हैं और पूजा शुरू करते हैं। आदित्य भी घर लौटता है। पंडित जी ने सुधा जी से कहा, बेटा नई जोड़े को बुलाइए, आज का पूजा वो दोनों करेंगे। सुधा जी आदित्य और स्नेहा को बुलाते हैं। वो दोनों साथ बैठकर पूजा करते हैं। पूजा के बाद पंडित जी आदित्य को सिंदूर का थाल बढ़ाकर अपने पत्नी के मांग में सिंदूर भरने को कहता है। आदित्य एक नजर अपने बीवी को देखता है और एक बार सिंदूर को स्नेहा को लगा आदित्य नहीं करेगा। उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सिर झुका लिया और अपने साड़ी के पल्लू को अपने उंगलियों में उलझने लगी। आदित्य उसका हल बखूबी समझ रहा था। उसने एक चुटकी सिंदूर उठाई और उसके मांग में भर दिया। स्नेहा तो हैरान हो गई। फिर दोनों ने सबसे आशीर्वाद लिया। आदित्य ने स्नेहा से कोई बात नहीं किया और चला गया। वही कोई था जो स्नेहा को घूर रहा था। ये और कोई नहीं, कुछ था, कुछ आज स्नेहा से बात करने का सोचा था। थोड़ी देर बाद स्नेहा काम निपटा कर कमरे में आती है तो वह कुश को पाती है। वो थोड़ी हैरान हो गई क्योंकि कुश तो उसका चेहरा तक नहीं देखता था आज यहाँ। उसने कहा, भाई आप बैठिए, मैं आदित्य को बुलाती हूँ। पहली बात, अपने इस काली जुबान से मुझे भाई मत बुलाना कभी, और एक बात अच्छे से घुसा लेना दिमाग में, मेरी माँ तुम्हें जितना भी प्यार करे मैं तुमसे नफरत ही करूंगा। कुश ने दांत पीस कर कहा। स्नेहा ने ना समझी में कहा, क्यों, क्या किया मैंने? कुश का पारा हाई हो रहा था। उसने स्नेहा के बाजू को पकड़कर अपने पास खींच लिया और कहा, नहीं जानती वाकई मैं। हाँ, तुम्हारे परिवार ने क्या किया? छीन लिया हमारे खुशी को। स्नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, साफ साफ बताइए। कुश ने अपनी मुट्ठी भींचकर कहा, मार डाला है तुम लोगों ने मेरे पापा को, और हम ए जीते जी मर डाला। स्नेहा के आंखें फैल गई। कुश ने कहा, हाथ के इशारे से दिखा के कहा, इतने छोटे थे हम सब जब तुम्हारे परिवार ने हमसे पापा का छाया छीन लिया। पापा के प्यार के लिए हम लोग तरसते रहे सारी जिंदगी। पता है जब देखते हैं किसके पापा को अपने बच्चे के साथ प्यारे पल बिताते हुए कितना दर्द होता है। पल में हम तड़पते रहे। माँ को देखते थे जो हमारे सामने रोती नहीं थी, पर अकेले में माँ आज भी रोती है, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों ने हमारे खुशी बर्बाद कर दिया। स्नेहा को आंखों में आंसू आ गए। उसे कुछ धुंधली यादें आ रही थी। आदर्श जी के साथ बिताए पल उसे याद आ रहे थे। आदर्श जी थे स्नेहा की बेस्ट फ्रेंड। वो उन्हें बहुत प्यार करती थी। आदर्श जी भी उसे बेटी के जैसे प्यार करते थे। सुधा जी और आदर्श जी के बिना वो नहीं रह पाती थी, पर आदित्य और बाकी सबसे उसकी ज्यादा पहचान नहीं था। स्नेहा को तब होश आया जब कुश ने दहरते हुए कहा, पहले मेरे पापा को छीन लिया, अब आदित्य को तोड़ रही हो। आदित्य स्ट्रॉन्ग दिखता है पर उसका पास्ट बहुत दर्द से भरा है। तुम भी उसे तोड़ रही हो, बल्कि इस बार आदित्य और ज्यादा टूट गया है, पहले से भी ज्यादा। और कितनी जिंदगी बर्बाद करोगी? रहना नहीं चाहती तो डिवोर्स दे दो। पहले मेरे पापा को छीन लिया, फिर हम सबको बिखर दिया, और अब आदित्य को भी तोड़ रही हो। चली जाओ बहुत दूर, इतने दूर की आदित्य भी ढूंढ न सके। क्यों कर रही हो? मत करो ऐसा, मेरी बात मानो, डाइवोर्स दो और चली जाओ। आदित्य को मैं समझाऊंगा। इतना कहकर कुश स्नेहा को छोड़ता है और चला जाता। गई स्नेहा को तो ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर से शायद कोई तूफान गया है और उसे झंझोर दे गया। वो धाम से जमीन पर बैठ गई। उसकी कानों में कुश की बातें गूंज रही थी। तुम लोगों ने छीन ली मेरे पापा को, मेरे माँ को रुलाया, हमें बर्बाद कर दिया, पापा का साया छीन लिया। आदित्य को डाइवोर्स दे दो, आदित्य से बहुत दूर चली जाओ। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका सिर चकरा रहा था। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ पैर सुन पर रहे थे। वो सांस लेने की कोशिश करती रही पर उसे से सांस नहीं लिया जा रहा था। उसकी सांस उखाड़ने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं गिर गई। वही कुश अपने कमरे में गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखों में नमी छा गई थी। वो जल्दी से अलमारी की तरफ गया और कुछ ढूंढने लगा। आज उसने अपने जख्मों पर नमक छीरका था। उसे रात में सपने आते हैं।
अभी भी इन सपनों के वजह से ही उसे इंसोमिया था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो चीज मिल जाता है। कुश उस इंजेक्शन को लेकर बेड के पास आता है और अपने हाथ में बेदर्दी से इंजेक्ट कर देता है। ऐसा करते ही कुश का पूरा शरीर कांपने लगता है और उसे चारों ओर धुंधला दिखता है। उसका सिर चकरा रहा था। उसने इंजेक्शन निकल के फर्श पर ही फेंक दिया और निढाल होकर बिस्तर पर गिर गया। उसने धीरे से बुदबुदाया, आई मिस यू पापा, प्लीज कम बैक टू अस, वो कह रहा था और उसके अधखुले आंखों से आंसू बह रहा था। धीरे धीरे वो नशे की आगोश में चला गया। दोपहर का वक्त। वीर कुश को खाने के लिए बुलाने आया था। वीर नॉक करता है तो देखता है कमरे का दरवाजा खुला था। उसे थोड़ा अजीब लगा। वीर दरवाजा खोलकर अंदर आया तो उसकी आंखें फैल गई। वो भागते हुए अंदर गया और वो उसके गाल को थापने लगा, पर कुछ होश में नहीं आ रहा था। उसने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारी, फिर अभी कुछ नहीं उठा। उसने पल्स चेक किया तो उसे कुछ गाबा लगा। वो भाग के नीचे गार्डन में गया जहां सब लोग थे। उसने शौर्य और आदित्य को आवाज लगाई तो सब लोग भाग के कुश के कमरे में गए। शौर्य सबको बाहर जाने का बोलता है। कमरे में सिर्फ आदित्य, वीर, शौर्य और धीराज थे। आदित्य चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो उसे वो इंजेक्शन और उसमें उसे किए गए प्रोडक्ट का बॉटल मिल जाता है। आदित्य शौर्य को वो देता है। शौर्य जल्दी से अपनी मेडिकल किट में से एक इंजेक्शन कुश को लगाता है और एक राहत की सांस लेता है। वो आदित्य को देखता है जिसका चेहरा गुस्से में काला पड़ गया था और बाकी सबको देखता है जो टेंशन और गुस्से में कुश को घूर रहे थे। आदित्य ने दांत पीसकर बोला, इसने फिर से शुरू कर दिया। तभी वीर जो कब से मोबाइल में लगा था वो अपना मोबाइल आगे करता है। आदित्य उसके मोबाइल में चल रहे सीसीटीवी फुटेज को एक नज़र देखता है तो आदित्य का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो दंदनाते कमरे से बाहर चला जाता है। शौर्य बाहर आकर सबको समझता है उसे थोड़ा रेस्ट की जरूरत है और बाकी कुछ नहीं कहता। वो भी आदित्य जहाँ गया वहाँ की तरफ चल देता है। सब लोग ने राहत की सांस लिया और अपने काम में चले गए। वही आदित्य गुस्से की तमतमाया था। वो अपने कमरे में आकर स्नेहा पर चीखने जा ही रहा था कि आगे का हालत देख के उसका आवाज उसके गले में ही रह गया। उसका सारा गुस्सा गायब हो गया और उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। वो भाग के स्नेहा के पास गया जो जमीन पर बेसुध पड़ी थी। वो उसके सिर को अपने गोद में रख लेती है और उसके चेहरे को थापाने लगता है और उसे बार बार बुलाने लगता है, पर स्नेहा होश में नहीं आ रही थी। उसका शरीर बुखार से भट्टी की तरह तप रहा था। उसका चेहरा आंसू से भीगा था और उसकी सांस बहुत धीमे चल रहा था। आदित्य जल्दी से उसे बिस्तर पर सुलाता है और शौर्य को आवाज देने लगता है। शौर्य भाग के अंदर जाता है और स्नेहा को चेक करने लगता है। वो जल्दी से एक इंजेक्शन उसे लगा देता है और ठंडा पानी और मखमल के कपड़े लाने को कहता है। शौर्य ने आदित्य को देखा जिसके चेहरे पर फिक्र, परेशानी, घबराहट, किसी कीमती इंसान को खो देने का डर, ऐसे कई सारे इमोशंस के मिले जुले भाव थे। शौर्य ने उससे कहा, पैनिक अटैक आया था, इसे इंजेक्शन लगा दिया है, शाम तक ठीक हो जाएगी, पर बुखार के लिए जल पट्टी करना पड़ेगा। आदित्य हाँ में सिर हिला देता है तो शौर्य हल्का मुस्कुरा के उसके कंधे को थपथपा कर कहता है, बड़ा भाव खा रहा था न, फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करे मुझे क्या, पर एक बार ऐसे देख लिया तो तेरा टाई फीस हो गया। ये कह के शौर्य हंस देता है। आदित्य भी हंस देता है और स्नेहा के सिर को सहलाते हुए कहता है, बीवी है मेरी, थोड़ी नकचड़ी है, जिद्दी है, पर जैसा भी है मेरी है, ओनली माइन। इतना कह के वो उसके सिर को चूम लेता है। एक मैट जल पट्टी लाती है तो आदित्य उसकी जल पट्टी करने लगता है। शौर्य भी थोड़ी देर बाद चला जाता है। शाम का वक्त। स्नेहा की आंखें खुलती है तो वो उठने की मुस्कात करने लगती है तो उसके सिर के पास में बैठे राधिका जी उसे बैठने में मदद करती है। तभी कमरे में ममता जी और सुधा जी आते हैं। स्नेहा उन सबको देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर सुधा जी को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। ममता जी ने फिक्र करते हुए पूछा, बेटा आप ठीक हो ना? स्नेहा ने हल्का मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सुधा जी और ने उसे खाना खिलाया और वो लोग बातें करने लगी। शिवी और अर्शी भी आ गए। थोड़ी देर बाद वो लोग उसे दवाई देकर अपने कमरे में चले गए। स्नेहा तो आदित्य का इंतजार कर रही थी। उसे आदित्य से बात करनी थी, पर आदित्य के लिए वो तो शायद अब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यही सब वो सोच रही थी और दवाई के आसार से सो गई। वही दूसरी तरफ आदित्य दिल्ली में वंश के ऑफिस के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बेसमेंट में बैठा था। उसने एक पैर पर
चढ़ा के बैठा था। उसके सामने 2 आदमियों को बैठाया गया था। वो लोग चेयर से बंधे थे। आदित्य आराम के साथ वहां बैठा था। उसके पीछे शिव, नीरज, राघव और रुद्र खड़े थे। दोनों आदमी में से एक बेहोश था और एक अभी होश में आया था। वो आदमी कुछ सोच समझ पता उससे पहले ही राघव ने उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार घुसा जार दिया, जिससे उसके एक दांत टूट गया और उसके मुंह से खून आने लगा। राघव ने उसका कॉलर पकड़कर दांत पीसकर पूछा, किसके भेजने पर आए हो? उस आदमी ने कुछ नहीं कहा तो शिव जाकर उसे एक जोरदार तमाचा जार देता है तो उसका सर एक तरफ झुक जाता है। शिव उसके बाल को मुट्ठी में भरकर उसके चेहरे को ऊपर करता है। उस आदमी का नजर आदित्य से मिलता है तो वो आदमी थरथरा उठता है। उसे आदित्य के आंखों में अपना मौत नजर आ रहा था। राघव ने उसके गर्दन को दबाते हुए कहा, अबे साला बोलना, किसने अपनी मौत को दावत दी? उस आदमी ने अपने मुंह में आया खून थूक दिया और हाफते हुए कहा, मुझे नहीं पता कुछ। नीरज ने उसकी रस्सी खोल दिया और उसे झटके में जमीन पर फेंक दिया। उसके कुछ समझने के पहले ही वो उसे मरना शुरू कर देता है। वो आदमी बुरी तरह से जख्मी हो गया था, फिर भी वो बोलने को तैयार नहीं था। तभी रुद्र, जो कब से अपने टैब में लगा हुआ था, वो आदित्य को देखता है जो अपने फोन में किसका लोकेशन ट्रेस कर रहा था पर बार बार कैंसिल हो रहा था। रुद्र अपना टैब आदित्य को देता है। आदित्य तिरछा मुस्कुराकर उस खून से लथपथ आदमी के पास जाता है और नीरज और राघव को उससे दूर करता है और एरियो के बाल बैठ जाता है। उसके सामने उस आदमी का हाल बहुत बुरा था। वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। नीरज और राघव उसे सीधा करते हैं तो आदित्य उसके सामने अपना टैप करता है जहां उस आदमी के बच्चे एक अनाथ आश्रम में सो रहे थे और उन पर बंदूक से टारगेट किया गया है, पर उन दोनों को यहाँ तक वहां पर सो रहे किसी भी बच्चे को कोई अंदाजा नहीं था। अब वो आदमी डर से कँप रहा था। आदित्य ने धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा, अब तू सच बोलेगा या उड़ा दूं? ये कह के वो अपने 2 उंगली से उस आदमी को बंदूक से उड़ने का इशारा करता है। वो आदमी डर जाता है और हकलाते हुए बहुत मुश्किल से कहता है, मैं आपको बताता हूँ, आप उन्हें को कुछ मत कीजिए। आदित्य उसे बोलने को इशारा करता है तो वो आदमी कहता है कि कुछ दिन पहले उसे किसी सांभी सारन का कॉल आया था और उसने आदित्य रायजादा को मारने के लिए बहुत पैसे दिए और कैसे कब कहाँ मरना है सब कह दिया था। वो आदमी अपनी बात खत्म करता है कि तभी धर 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 धर, इसके साथ ही उस आदमी ने अपना दम तोड़ दिया। उस आदमी का शरीर गोलियों से भून दिया था। गोली चलाने वाले ने सब लोग गोली चलने की दिशा देखते हैं जहां वीर रिवॉल्वर हाथ में लेकर खड़ा था और उसका ऑरा काफी डार्क था। वो धीराज का कार्बन कॉपी लग रहा था। ये वो वीर नहीं था जो हर वक्त उछाल कूद करता था और एक बच्चे जैसा था। वो बिल्कुल अलग लग रहा था। आदित्य एक गहरी सांस लेकर खड़ा होता है। नीरज उस आदमी के पॉकेट से उसका फोन निकल के रुद्र को उछाल देता है तो रुद्र भी पकड़ लेता है और सबको बाय कहकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद आदित्य और बाकी लोग भी निकल जाते हैं और शिव को ऑर्डर देते हैं कि वो धीराज और कुश को कह दे एक ट्रक ड्राइवर का काम हो गया है और दूसरा ट्रक ड्राइवर धीराज और कुश के लिए वो गिफ्ट है, क्योंकि उसे पता था धीराज और कुश शांत नहीं बैठने वाले। आदित्य मेंशन के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद आदित्य मेंशन पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आता है और देखता है स्नेहा सो रही थी। उसके चेहरे पर आंसू सूख चुके थे। आदित्य चेंज करके निकलता है और दूसरी तरफ सो जाता है। तभी उसे स्नेहा की बुदबुदाने की आवाज आती है, माँ मत करो, जा जाने दो माँ, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे, हाँ हाथ मत लगाओ, छूना मत। वो नींद में ही बहुत पैनिक करने लगती है। आदित्य उसके सिर को सहलाने लगता है। वो थोड़ी शांत होती है लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से बुदबुदाने लगती है, हाँ आदित्य मत जाए, आदित्य उसने मुझे छुआ, हाँ आदित्य प्लीज मुझे माँ मत छोड़ना, मैं मार जाएंगी। वो ये सब कह रही थी और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य समझ रहा था उसकी बीवी को उस काली रात का सपना आ रहा है जब उस आलोक ने उस पर अपना गंदा हाथ डाला था। उसके दिल में एक टीस सी उठ रहा था। क्यों उसने उसे अकेला छोड़ा? क्यों उसने उस पर यकीन नहीं किया? और वो आलोक कैसे भाग गया? क्यों उसे वो अभी तक पकड़ नहीं पाया? कहाँ गुम हो गए वो? ये सब सोचते सोचते उसके आंखों में भी नमी आ जाती है। स्नेहा की ऐसी कंडीशन उससे देखी नहीं जा रही थी। ये सब वो नींद में बुदबुदा रही थी। आदित्य उसे नींद से उठाने की कोशिश कर रहा था, पर जब आदित्य ने देखा दवाई से उसकी नींद नहीं खुल रही है, उसने उसे कसके गले लगा लिया और
उसके पीठ को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो शांत हो गई तो आदित्य उसे वैसे ही पकड़े सो गया। उसे एक शांति की नींद आई क्योंकि उसकी शांति तो उसकी बाहों में थी। स्नेहा अभी भी नींद में बुदा बुदा रही थी। आदित्य उसे नींद से उठाने की कोशिश कर रहा था, पर जब आदित्य ने देखा दवाई से उसकी नींद नहीं खुल रही है, उसने उसे कसके गले लगा लिया और उसके पीठ को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो शांत हो गई तो आदित्य उसे वैसे ही पकड़े सो गया। उसे एक शांति की नींद आई क्योंकि उसकी शांति तो उसकी बाहों में थी। अगली सुबह स्नेहा की नींद खुलती है तो वो बेड में अपने आप को अकेले पाती है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और आदित्य शर्टलेस बाहर आता है। उसने नीचे एक ब्लैक लोअर पहन रखा था। आदित्य की शर्टलेस बॉडी देखकर स्नेहा को अपने गाल गर्म महसूस हो रहे थे। उसे आदित्य से बात करनी थी, पर इतने दिनों बाद आदित्य को देखकर वो उसे एक टक देख जा रही थी। उसे बहुत शांति लग रहा था। तभी वो देखती है आदित्य उसे ही देख रहा है और उसके तरफ ही आ रहा है। वो थोड़ा सकपका गई। आदित्य उसके एकदम नजदीक आ गया। स्नेहा उसे इतने करीब देखकर सक पका कर कुछ बोलने की कोशिश की वो पर आदित्य को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसके चेहरे के एकदम नजदीक झुक गया। वो उसके आंखों में देख रहा था, पर उसके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। वो वैसे ही झुक के अपना हाथ बढ़ा करके स्नेहा के पीछे बेड पर रखी, अपना फोन उठा लिया और एकदम से दूर होकर अपना शर्ट पहनने लगा। स्नेहा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को बाहर निकाल लिया है। तभी स्नेहा की नजर आदित्य के घाव पर गई जो सूख चुका था लेकिन अभी भी ताज़ा और गहरा था। वो झट से बेड से उतर कर भाग के आदित्य के पास गई और परेशान होते हुए पूछी, ये कैसे हुआ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आंखें नम हो गई थी और वो हल्के हाथ से उसके घाव को छू कर देख रही थी। आदित्य ने थोड़ा स्माइल करके उसके हाथ पकड़ लेता है और कोल्ड एक्सप्रेशन में कहा, तुम्हें तो मेरी शक्ल तक नहीं देखनी थी, बात करने का तो कोई सवाल ही नहीं। स्नेहा ने उसकी बातों को अनसुना करने का दिखावा किया, पर आदित्य के बातें उसके दिल में सुई की तरह चुभे थे। वो झट से अपना हाथ चुराती है और कहती है, मैं दवा लगा देती हूँ। वो दवाई लेने जाती है। आदित्य चुपचाप खड़ा था और बिना किसी भाव से उसे देख रहा था। वो थोड़ा ऑइंटमेंट लगती है तो आदित्य दर्द में सिसक उठता है तो स्नेहा हल्का फूंक मार के ऑइंटमेंट लगाने लगती है और पूछती है, दर्द हो रहा है? आदित्य ने उसके आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, आपके दिए गए दर्द से कई गुना कम है मोहतरमा। आदित्य के जवाब को सुनकर स्नेहा के हाथ रुक गए और वो अपने आंसू भरी नजरों से उसे देखने लगी। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो आदित्य के हाथ में भी पट्टी करने लगी। पट्टी करने के बाद वो खड़ी हो गई तो आदित्य जाने को हुआ। तभी स्नेहा ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया और रूंधे गले में कहा, आदित्य मुझे आपसे बात करना है। आदित्य एक बार अपने हाथ को देखा है और एक बार स्नेहा को, जिसके आंखों में बेहिसाब दर्द आंसू थे। आदित्य का दिल कचोट रहा था, फिर अभी उसने बिना कोई भाव से कहा, आप बात करती कहा है, आप तो सीधा इल्जाम लगाती है। स्नेहा ने धीरे से कहा, प्लीज। आदित्य ने अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया और कहा, मुझे कोई बात नहीं करना। इतना कहकर वो कमरे से निकल गया। स्नेहा एक बार दरवाजे की तरफ देखती है तो एक बार आपने झटके गए हाथ को, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो थोड़ी देर वैसे ही खड़ी रही और वॉशरूम में चली गई। स्नेहा रेडी होकर नीचे आती है तो सब उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। ब्रेकफास्ट गार्डन में अरेंज किया गया था। ममताजी उसे अपने पास बुलाती है। स्नेहा उनके पास जाती है। सब लोग उसे उसकी तबीयत की बात पूछते हैं और फिर सब लोग बैठ जाते हैं और आदित्य के लिए इंतजार करने लगते हैं। तभी एंट्रेंस से किसी आदमी का भारी आवाज आता है, हेलो एवरीवन। सब लोग उस तरफ देखते हैं जहां एक लड़का खड़ा था, आंखों में ब्लैक सनग्लास चाह के। सब लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। शिवी भागकर इस लड़के के पास जाती है और उससे लिपट जाती है और कहती है, वेद भाई। वही दूसरी तरफ कुश का कमरा। कुश काल दोपहर से सो रहा था। वो अभी भी सो रहा था कि तभी उसके पुकार कोई एक बाल्टी पानी फेंकता है। कुश हड़बड़ा कर उठ बैठता है। वो कुछ समझ पता उससे पहले भी एक और बाल्टी बर्फ वाला ठंडा पानी कोई उसके मुंह पर फेंकता है। उसने चिढ़ते हुए कहा, व्हाट द फक ब्रो। वीर ने दांत पीसकर कहा, आपका सही है, गधे के जैसा काम करोगे आप और चिल्लाओगे हम पर। कुछ थोड़ा नॉर्मल होकर देखा तो देखा आदित्य के हाथ में एक पानी का बकेट था और वो बिना किसी भाव के उसे ही घूर रहा था। कुश ने कहा, आदित्य। आदित्य ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कहा, वीर मिस्टर रायजादा को बता देना वो भूल जाए। आदित्य नाम के किसी शख्स को वो पहचानते थे।
इतना कहकर वो वहां से चला गया। कुश एक नजर वीर को देखता है जिसकी चेहरे पर भी नाराजगी थी। वीर कुश से कोई बात नहीं करता और वो भी चला जाता है। कुश समझ गया था सब उससे नाराज है, पर अब सबको उसे ही मानना होगा, इसीलिए वो जल्दी फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चला गया। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।